वेल स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो डायनामिक का। आ हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फुल स्टॉप के बाद लिखा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है जनाब एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 3920 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 2 है बेटे। हेलीकॉप्टर का वेट तुम्हें बता दिया उसने 3920 न्यूटन हेलीकॉप्टर का वेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें दो डिफरेंट केसेस दिए हुए, तुमसे मालूम करने कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर। जो हेलीकॉप्टर पे फोर्स लग रही है, जो थ्रस्ट की फोर्स है, जो लिफ्ट की फोर्स है, जो हेलीकॉप्टर लगा रहा होता है अपने विंग्स के जरिए, वो फोर्स तुमसे मालूम करने के लिए कहा है। मैं उसे FT कह देता हूं, यानी फोर्स ऑफ थ्रस्ट या फोर्स ऑफ लिफ्ट, कुछ भी कह सकते हो। वो फोर्स तुमसे मालूम करने के लिए कहा है। अब तुम्हें दो सिनेरियो गिवन है। पहले सिनेरियो में तुमसे ये कह रहा है कि हेलीकॉप्टर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद द वैल्यू ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक केस हो जाएगा। बड़ा फर्क है बेटा दोनों केसेस में, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले केस के अंदर वो एक्सेलरेट कर रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये अलहदा केस है, दोनों केसेस को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरा केस, उसे मैं B कह देता हूं, उसमें वो मूव कर रहा है अपवर्ड। ये एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है बेटा। दूसरे केस में वो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से। ये भी अपवर्ड है लेकिन अब कांस्टेंट मूव कर रहा है। देखो बेटे, मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना, इसका न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लेना, ये बिल्कुल सेकेंडरी काम है। एक्चुअल चीज है इस न्यूमेरिकल में अप्रोच को समझना कि ये न्यूमेरिकल किस टॉपिक को कवर कर रहा है। तो बेटे ये न्यूमेरिकल कवर कर रहा है नेट फोर्स के टॉपिक को, जिसका हम पहले डायनामिक में CRQ भी कर सकते हैं, कर चुके हैं सॉरी। तो वहां पे तो मैंने आपको थियोरेटिकली बताया था कि नेट फोर्स क्या होता है। यहाँ पे आप बाकायदा कैलकुलेशन में देखोगे नेट फोर्स किस तरह से अफेक्टेड होती है। देखो नेट फोर्स तो तुम लोगों को याद होगा क्या होता है ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेज एक्ट कर रही हैं तो द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज, द रिजल्टेंट फोर्स यू कैन से इज कॉल्ड नेट फोर्स। और देखो बेटा, हम जिस अर्थ पे रहते हैं ना, हमारे पास हमेशा नेट फोर्स ही डिसीजन लेती है एक्सेलरेशन का। समझिएगा इस बात की गहराई को। फिर मैं आपको कुछ स्टेट्स भी बताऊंगा जिससे आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो फिर आपको सिर्फ इस न्यूमेरिकल में नहीं, इस नेचर के आइंदा कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपके लिए सिंच हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। देखो बेटे, हमारे पास सिंगल फोर्स होती ही नहीं है। हम एक ऐसे सरकमटेंसेस में, हम एक ऐसे क्राइटेरिया में रहते हैं कि हमारे पास सिंगल फोर्स होती नहीं है। हम किसी फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें, वो एक अलहदा बात है कि हम एज्यूम कर लें ये फोर्स हमने नेग्लेजेबल ली हुई है, दैट इज समथिंग एल्स। वरना हमारे पास सिंगल फोर्स होती ही नहीं है। हम हमेशा नेट फोर्स के अंडर इन्फ्लुएंस ही रहते हैं। मैं भी आपको साबित भी करूंगा। आप जो न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं, 10 दफा इस्तेमाल कर चुके, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म F = ma है ना, जिसमें आप कहते हैं कि फोर्स से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये F अप्लाइड फोर्स नहीं होती बेटे। यहाँ पे जो ये F है ये एक्चुअली क्या होती है, नेट फोर्स। एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स पैदा करता है। देखो मैं इस वक्त खड़ा हुआ तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना, क्या मेरे ऊपर फोर्सेस नहीं लग रही? सोचो एक लम्हे को, क्या ग्रेविटी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। मेरा जो एवरेज मास तुम ले लो 1000 किलोग्राम है, तो मुझ पे इस वक्त 1000 न्यूटन से जमीन अपनी तरफ पुल कर रही है। बात को समझिएगा। इस वक्त जमीन, मैं सिर्फ अपने आप को एक एग्जांपल रख रहा हूं, मुझ पे इस वक्त 1000 न्यूटन की फोर्स लग रही है जो जमीन मुझे अपनी तरफ पुल कर रही है। 1000 न्यूटन इज मोर देन इनफ। फॉर योर इंटरेस्ट मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 किलोग्राम की कोई चीज हाथ में उठाते हो, 1 किलोग्राम की कोई भी चीज आपने उठा ली, तो आपको हाथ से जितनी फोर्स एक्सर्ट करनी होती है ना बेटे, वो 10 न्यूटन होती है। आपने 5 किलोग्राम का एक जो है वो फ्लोर बैग ले लिया, आटे का बैग ले लिया आपने, है ना, यूजुअली तकरीबन हर घर में होता है। उसके लिए आपको अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ती है ना 5 किलोग्राम का आटे का बैग उठाने के लिए। तो आप 50 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करते हो। और मुझ पे इस वक्त जमीन कितनी फोर्स लगा रही है बेटे? 1000 न्यूटन। लेकिन मैं क्योंकि
हवा में नहीं हूं, हॉवर नहीं हूं, मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूं, तो जमीन एक रिएक्टिंग फोर्स लगा रही है 1000 न्यूटन की अपवर्ड अगेंस्ट द वेट, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। इस वजह से मैं बैलेंस हूं। तो अगर मैं स्टेबल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं बेटे, तो वो किसी एक फोर्स की वजह से नहीं बल्कि नेट फोर्स की वजह से खड़ा हुआ हूं। और क्योंकि वेट का और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो जीरो आ रहा है, नेट फोर्स जीरो आ रही है, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेबल हूं। ये तो मैंने एक चीज बताई है, बाकी एयर है, प्रेशर है ना, हमारे चारों तरफ एनवायरमेंटल प्रेशर है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते होते हैं, उसे हम यूजुअली निगलेक्ट कर सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते बेटे कि मुझ पे जो एयर इस वक्त फोर्स लगा रही है वो कितनी लगा रही है। आपके इंटरेस्ट के लिए मैं आपके ऊपर बताऊं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पे, जिसका आप एरिया ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 मीटर ले लीजिए, मीटर स्क्वायर ले लीजिए, तो जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, आपको अंदाजा है इस वक्त मुझ पे कितना प्रेशर लगा रही है? मैं थोड़े से आपके इंटरेस्ट के लिए बताता हूं। 1,50,000 न्यूटन। थोड़ा बात को समझना बेटे, आपको नेट फोर्स का अंदाजा होगा। इस वक्त मुझ पे एयर एक साइड से अगर मैं सिर्फ ले लूं, मानो कि एयर सिर्फ इस तरफ है मेरे राइट पे, अपवर्ड डाउनवर्ड आगे पीछे मौजूद नहीं है, अगर मैं एक तरफ ले लूं ना बेटा एयर की फोर्स, तो वो 1,50,000 न्यूटन है। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी ये समझ लीजिए कि कार जो होती है नॉर्मल, जो आपके पास कार है, एक जो डोमेस्टिक कार होती है, 15 गाड़ियां समझिए किसी के ऊपर एक साथ रख दी जाएं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो जितनी फोर्स लगेगी ना बेटा उतनी फोर्स एयर लगा रही है मुझ पे और आप पे भी। लेकिन हमें सिर्फ नेट फोर्स की वजह से इसका इफेक्ट फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहां से भी फोर्स लगा रही है एयर, यहां पे भी लगा रही है, पीछे से भी, हर तरफ से, और मेरे अंदर भी एक इंटरनल प्रेशर है जो आउटवर्ड है, जो मेरे ब्लड हो गया और दूसरी चीजें हो गई, मेरे ऑर्गन्स हो गए, वो बाहर की तरफ लगा रहे हैं। तो नेट इफेक्ट जो आ रहा है बेटा प्रेशर का, वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। नेट इफेक्ट फोर्स का जीरो आ रहा है, इसलिए मुझ में कोई भी एक्सेलरेशन या कोई भी फोर्स का इफेक्ट फील नहीं हो रहा। बहरहाल बात फैलती चली जाएगी। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स की वजह से पैदा होता है, और अगर नेट फोर्स जीरो है यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। मैं इस बात को इस तरह से लिख देता हूं आपके लिए। अगर आपके पास अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस्ड है अगर फोर्सेस, यानी नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सेलरेट करेगा, हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्सेस हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सेलरेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, ठीक है। और अगर बैलेंस फोर्सेस हैं यानी नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट की दो पॉसिबल स्टेट होती हैं बेटा, या तो वो रेस्ट में होगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ये हमने पढ़ा था बेटे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में, ठीक है ना, ये वाली बात जो मैं बता रहा हूं। तो चलिए अब ये सब चीजें जहन में रखना, तो फिर हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेट दिया हुआ हेलीकॉप्टर का 3920 न्यूटन, थ्रस्ट की वेट, लिफ्ट की वेट, जो फोर्स है आपको वो आपको मालूम करनी है। ए पार्ट में आपको स्टेट ये दी हुई है कि ऑब्जेक्ट इज हेलीकॉप्टर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके जहन में क्लियर होगा कि हेलीकॉप्टर एक्सेलरेट कर रहा है ए पार्ट में, इसका मतलब है कि फोर्सेस जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, वरना कभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो चलो मैं छोटा सा एक स्केच बनाता हूं। ये एक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर पे दो फोर्सेज होती हैं बेटा यूजुअली, अगर हम एयर वगैरह के उसको ख़त्म कर दें। एक नीचे की तरफ है बेटा जिसे हम वेट कहते हैं, जो कि बराबर होता है mg के, है ना, पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ। और एक एयर की मदद से जो थ्रस्ट लग रहा होता है, जो लिफ्ट की फोर्स लग रही होती है, जो हेलीकॉप्टर का पंखा लगा रहा होता है, वो ऊपर की तरफ है बेटे, अपवर्ड। F इज इक्वल FT कह दिया हमने, यहाँ पे FT का था, ठीक है ना। अगर ये फोर्स वेट से ज्यादा होगी बेटा, इसको कैंसिल करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, तो फिर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। अगर ये फोर्स इसके बराबर होगी बेटा, तो हेलीकॉप्टर या तो यूनिफॉर्म मूव करेगा या वहीं रुक जाएगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा। और अगर ये फोर्स इससे कम होगी बेटा, तो फिर हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, गिरना शुरू कर देगा। तो चलिए देखते हैं, पहले केस के अंदर है
हेलीकॉप्टर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर देखो रीजन दे देते हैं, सिंस क्योंकि हेलीकॉप्टर एक्सेलरेट्स अपवर्ड, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स ऑफ थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट। समझ गए ना बेटा मेरी बात। चलिए अब नेट फोर्स कैसे निकाली जाती है, आसान बात याद रखना, ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स। तो चलिए जी नेट फोर्स निकालते हैं। तो मेरा बेटा नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, ग्रेटर फोर्स यानी फोर्स ऑफ थ्रस्ट माइनस लेसर फोर्स यानी कि वेट। इस केस में लेसर फोर्स हमारे पास वेट थी। तो चलिए जी अब हमें निकालना है ये वाली फोर्स। तो वेट को यहां ले जाइए मैथमेटिकली, यहां माइनस का है, यहां जाके प्लस का हो जाएगा। मैं इस तरफ आ जाता हूं बेटे, तो आपके पास थ्रस्ट की फोर्स बराबर हो जाएगी, नेट फोर्स तो यहां पहले से मौजूद ही थी बेटे, और ये आ जाएगा प्लस का W। यहां माइनस का W था बेटे, यहां आके प्लस का W हो गया। तो चलिए फोर्स ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगी, नेट फोर्स आपको बताया ma के बराबर होती है, वेट आप जानते हैं mg के बराबर होता है। मैस को कांस्टेंट ले लीजिए, तो आपके पास थ्रस्ट की फोर्स आ जाएगी m a प्लस जी। ए आपको गिवन है, जी की वैल्यू बेटा आप जानते ही हैं क्या है। तो मैस खाली मालूम करना है। जब वेट आपको दिया हुआ है बेटा 3920 न्यूटन, तो आप इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं, W इज इक्वल टू mg से आप मैस कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास 400 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, W इज इक्वल टू mg मैं यहां लिख देता हूं, चले आपके रेफरेंस के लिए। इससे आप मैस मालूम कर लेंगे, जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, तो आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं फोर्स ऑफ थ्रस्ट क्या आती है। m की जगह आपने लिख दिया 400, a की जगह आपने लिख दिया 2, उसने बताया था हेलीकॉप्टर ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, प्लस जी की जगह आपने क्या लिख दिया 9.8। इन सबको बेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4720 न्यूटन। यह आपके पास वो फोर्स हो गई बेटा जो हेलीकॉप्टर अपने थ्रस्ट के जरिए लगा रहा है, जिससे हेलीकॉप्टर लिफ्ट कर रहा है, 4720 न्यूटन। यह हमारे पास हो गया ए केस। अब देखो बी केस में उसने कहा है कि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड। यही कह रहा है ना, 4 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इस 4 मीटर पर सेकेंड का हमारे पास कोई काम नहीं है बेटा, कोई काम नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर कांस्टेंट मूव कर रहा है तो इसका मतलब है फोर्सेस बैलेंस है, नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब है थ्रस्ट की फोर्स और वेट ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूं बेटा, बी केस में आ जाइए। बी केस में सिचुएशन ये है कि वही फोर्स, एक थ्रस्ट की आ गई, फोर्स ऑफ थ्रस्ट, और एक फोर्स वेट की आ गई, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, नेट फोर्स 0 आ रही है। आप फिर रेफरेंस दे दीजिए, सिंस क्योंकि हेलीकॉप्टर इज मूविंग, क्योंकि हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, लॉजिक्स के साथ, दलाइल के साथ अब अपनी कैलकुलेशन कीजिए। क्योंकि हेलीकॉप्टर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, देयरफॉर इसलिए फोर्स ऑफ थ्रस्ट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर, और वेट ऑफ हेलीकॉप्टर तो गिवन ही है आपको। तो अब फोर्स ऑफ थ्रस्ट क्या हो जाएगी बेटा, जो आपको डेटा में वेट दिया हुआ है 3920 न्यूटन। तो इस सवाल को समझने के लिए बेटा ज़रूरी है कि नेट फोर्स आपको 100% आता हो। ठीक है बेटे।